Yes, students, welcome to my YouTube channel. And today I am here with the next lecture of class +1 physics, that is the next chapter gravitation. So students, gravitation के बारे में हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रहा है कि ग्रेविटेशन जो है वो जस्ट एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यूनिवर्स के किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे गैलीलियो ने क्या कहा कि कोई भी चीज़ है वो हमेशा अर्थ की तरफ फॉल करती है। तो गैलीलियो ने कहा कि अर्थ की तरफ ही फॉल क्यों करती है। पहले उसने ये कंसेप्ट दिया कि अर्थ की तरफ फॉल करती है। केपलर आया, केपलर ने अपने लॉज दिए प्लैनेटरी मोशन के। और फिर न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि न्यूटन भैया बैठे थे एक एप्पल के ट्री के नीचे, तो उनके सर पर आकर एक एप्पल गिरता है एंड ही ऑब्जर्व दैट व्हाई द एप्पल इज फॉलन टुवर्ड द अर्थ नॉट गोज अपवर्ड, व्हाई। तो वहाँ से ही उनके माइंड में ये कंसेप्ट आया कि कोई ऐसी फोर्स है अर्थ की जो बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एंड देन ही गिव्स द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सो लेट अस कंसीडर, ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कि प्लैनेटरी मोशन की थ्योरी क्या है। तो पटलैमी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी प्लैनेटरी मोशन की। उन्होंने कहा कि जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, लाइक हमारे पास सन हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, तो ये जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं ये आर मूविंग अराउंड द अर्थ विच इज़ स्टेशनरी। ये एक अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। जो अर्थ है वो स्टेशनरी है। अब क्योंकि यहाँ पर नेम दिया गया जियोसेंट्रिक, तो जियो मीन्स अर्थ, जैसे मान लें ये अर्थ है तो उसके अराउंड जो है प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो जो अर्थ है वो स्टेशनरी है और बाकी प्लैनेट्स जो हैं उसके अराउंड जो है वो रोटेट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट वॉज टेकन एज अ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इसीलिए अर्थ को क्या बोला गया, सेंटर पर लिया गया। दैट्स वाई दिस थ्योरी इज नोन एज द जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्लियर। एंड आफ्टर दैट कॉपरनिकस ने क्या था कि ही सजेस्टेड दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, जितना कि हमारे अर्थ है, जो अदर प्लैनेट्स है वो तो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, बट द सन इज स्टेशनरी। मतलब इसने सिर्फ जस्ट उस थ्योरी को उल्टा प्रूव कर दिया कि जो हमारे पटलैमी कह रहे थे वो गलत है, बट जो कॉपरनिकस कह रहे हैं वो सही है कि जो हमारा जो सन है, क्योंकि वो हेवनली बॉडी है, दैट्स वाई इट इज़ फिक्स्ड, बट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड दिस थ्योरी इज नोन एज द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है ये अप्रूवेबल भी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है सिलेबस में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से हो रहा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एंड दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट वन इज हैविंग masses m1 and second one have mass m2, and the forces are acting between these two objects, that f12 और f21, या हम सिंपल बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो f है, और डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, सेंटर ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज r। कि वो डिस्टेंस जो सेंटर तक का है वो कितना है बच्चा, आर यहाँ पे। तो न्यूटन ने कहा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स बन रही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद हमने लगाया कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज g m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। सो इसमें क्या स्टेट किया गया, इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कि हर एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, एंड जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द ग्रेविटेशनल या स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, एंड g इज हेयर नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो डेफिनेशन क्या हुई जी की, देखो लेट कर लिया हमने m1 और m2 की वैल्यू को 1 एंड r को भी 1 लेट किया, तो हमें इस फॉर्मूले से क्लियर है कि f की वैल्यू क्या हो जाएगी, g। तो हम यहाँ से डेफिनेशन रेडी कर देंगे कि जो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो इक्वल है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, जो एक्ट कर रही है बिटवीन टू बॉडीज। हर एक का मास कितना है, यूनिट मास हमने लिया 1 kg, हुज सेंटर्स आर प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, जिनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस भी कितना है, 1 मीटर का है। तो वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो उसके बाद हमने कहा कि ऐसे यूनिट्स
जी की ऐसा यूनिट क्या होंगी, द ऐसा यूनिट ऑफ जी आर एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमने किया था। अगर हम ले सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन है, मास 1 kg है, मास 2 1 kg है, एंड हमने यहाँ पर कंसीडर किया कि आर की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एफ की वैल्यू या फिर जी किसके इक्वल हो जाएगी उस टाइम पर, लेट्स सी कि हमारे पास बन जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू जी, m1 की वैल्यू kg, m2 की यूनिट भी kg अपॉन मीटर स्क्वायर। सो इट विल बिकम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। So this is the unit of G, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यही यूनिट्स हमने जब वैल्यू पुट किया तो वहाँ पर हमने यूज़ किया है दैट G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ G बच्चा। एंड नेक्स्ट इज जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है दैट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी कि जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, एज जो हमारे पास जी है वो इक्वल किसके है, एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2। दैट्स वाई एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 एंड आर का एल स्क्वायर एंड ओवर जो हमारे पास m1 m2 है दैट इज़ m1 की जो फॉर्मूला है दैट इज़ m2 का डायमेंशनल फॉर्मूला भी m, एंड दैट्स वाई इट विल बिकम m-1 l क्यूब t-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G। क्लियर। सो यहाँ तक ये जो है हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला, उसके यूनिट्स एंड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो फुली हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो अप टू दैट इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके बच्चा, थैंक यू।